हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी ऑथर चित्रा एंड यू आर वाचिंग मून्स डायरी। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी जिसका नाम है वन नाइट स्टैंड विथ माफिया प्रोफेसर। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। उसके साथ साथ आप ये रिव्यू भी दे दें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलो बिना देरी के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा था कि कथा और मेरा अपने कॉलेज के एडमिशन की खुशी में क्लब आते हैं जहां पर दो लोगों की गंदी नज़र उन पर आ जाती है। इसे अनजान कथा और मेरा एक दूसरे में व्यस्त रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल के अंदर एक शख्स ने दूसरे शख्स को गोली मार दी थी और गोली मारने के बाद वह अपने विप फ्लो पर चला जाता है आराम करने के लिए। दिन जब गधा की नींद खुलती है तो वह किसी और शख्स के बाहों में थी जिसे वह बहुत ज्यादा चौंक जाती है। आखिर कथा उसे कमरे में कैसे आए, आखिर कथा के साथ क्या हुआ था और कौन है वह शख्स, जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब आगे कथा, जो इस वक्त अपने आप को एक अलग सी सुविधा में पा रही थी, वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। आखिर वह इस कमरे में आए कैसे, लेकिन ये सब जाने से पहले कथा को इस कमरे से बाहर जाना था, इन सब से दूर जाना था। पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तभी जैसे तैसे कथा अपना हाथ और अपना कमर उसे शख्स से चुदवाती है जिसने उसे जकड़ के रखा था। जैसे ही कथा अपने आप को उसे शख्स से चुदवाती है, उसे रियलाइज हो जाता है कि वह पूरी तरह से नेकेड है। ये देखकर कथा जल्दी से पास में रखा एक तौलिया अपने शरीर पर बांध लेती है। तभी अचानक से कथा को उसे शख्स का चेहरा दिखाई देता है। कथा जब उसे शख्स का चेहरा देखती है तो कुछ पल के लिए देखते ही रह जाती है। शार्प जॉलाइन, लंबी लंबी पलकें, अट्रैक्टिव हेयर कट के साथ साथ वह शख्स बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कथा को। कथा ने आज से पहले इतने हैंडसम लड़के को कभी नहीं देखा था। वह शख्स होते हुए इस वक्त बहुत ज़्यादा मासूम सा लग रहा था, लेकिन कथा जो उसे शख्स के ख्यालों में थी वही जानती है कि उसका पूरा बॉडी कितना दर्द कर सिर्फ और सेक्स की वजह से उसे चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वो लंगड़ाते लंगड़ाते चल रही थी। कथा जो इस वक्त उसे शख्स के चेहरे में खोई हुई थी, अचानक से उसका ध्यान आता है कि वह इस वक्त किस पोजीशन में है और किस हालत में वह उसे शख्स को घूमने जा रही है। इसके बाद कथा जैसे तैसे अपने कपड़ों को ढूंढते हैं, लेकिन उसके कपड़े तो फट चुके हैं, तो वह क्या पहनती फिर। कथा अपने चारों तरफ उसे रूम को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डरावना वाइट दे रहा था, क्योंकि उस कमरे में ब्लैक कलर का पेमेंट किया हुआ था। आज से पहले कथा ने इतना नेगेटिव रूम नहीं देखा था। कथा को कहीं ना कहीं और शख्स के साथ साथ यह रूम में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसके बाद कथा को एक अलग से कमर देखा है, वह उस कमरे के तरफ जाने लगती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। जब कथा उसे कमरे के अंदर आती है तो उसे कमरे में बहुत ज़्यादा लग्जरियस एक वार्डरोब जैसा था जहां पर अलग अलग मेंस वेयर बहुत सारे 3 पीस सूट, टी शर्ट, ट्राउज़र। कथा जब उन कपड़ों को देखते हैं तो एक पल के लिए चौंक जाती है क्योंकि वह कपड़े देखने में ही बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे थे। कथा जैसे तैसे उन कपड़ों में से ब्लैक कलर की हुडी और ब्लैक कलर का ट्राउज़र निकलती है। इसके बाद कथा बगल में बने
वॉशरूम के अंदर चल जाती है। वॉशरूम के अंदर आने के बाद कथा जब अपना टॉवल अपने बॉडी से रिमूव करती है तो उसकी बॉडी में जगह जगह पर बाइट्स मार्क्स थे। ये देखकर कथा को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन वह जैसे तैसे अपने रन को कंट्रोल कर दी है, क्योंकि उसे इस बात का भी डर था कि अगर वह शख्स जिसने रात को उसके साथ हैवानियत की थी, जो देखने से तो बहुत मासूम लग रहा था, लेकिन उसकी हैवानियत कथा के वाइट मार्क से ही पता चल रही थी और उसके बॉडी में पूरा दर्द हो रहा था, खासकर निचले हिस्से में। कथा जैसे तैसे जल्दी जल्दी वह शर्ट और ट्राउज़र पहनती है और उसे कमरे में अंदर वापस आ जाती है। इसके बाद कथा वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि कथा को डर था कि अगर वह इंसान जाग गया तो पता नहीं कथा के साथ वापस क्या करेगा। कथा जल्दी जल्दी उसे कमरे से बाहर जाने लगती है। बाहर जाने से पहले कथा ने इस रूम में मौजूद एक मास्क ले लिया था, जिसमें एक अलग सा लोगो बना हुआ था जिसमें RR लिखा हुआ था। कथा उसे मास्क ने बने उसे लोगों पर उतना ध्यान नहीं देती है, क्योंकि कथा ने कल रात को ही देख लिया था इस क्लब में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और जगह जगह पर CCTV कैमरा है, इसलिए कथा ने मास्क पहनना जरूरी समझा था और इसके बाद वह उसे कमरे के बाहर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास आती है, वो एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखते हैं, जिसने एक रात में ही कथा की जिंदगी उलट पलट कर दी थी। कथा उसे शख्स को एक बार अपनी नमाज़ों से देखते हैं और अपना मास्क पहन के उसे कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे से बाहर निकालने के बाद कथा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सा फ्लो है, लेकिन जब उसे एलिवेटर देखा है वो उसके पास जाने लगती है। इस बीच कथा को कोई भी नहीं दिखा था और ना ही किसी ने कथा को देखा था, इसलिए कथा थोड़ी राहत फील करती है और एलिवेटर के अंदर चले जाते हैं। लिफ्ट में पहुंचने के बाद वह ग्राउंड फ्लो का बटन दबाती है और सीधा टॉप फ्लो से बॉटम फ्लो पर आ जाती है, जहां पर आज बहुत कम भीड़ थी। कथा जैसे तैसे अपना मुंह छुपा कर उसे होटल के बाहर जाती है और रोड साइड एरिया के तरफ जाने लगती है। इस वक्त कथा की आंखों में जो नमी थी वह धीरे धीरे बाहर आने लगती है, लेकिन वह जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी कथा एक टैक्सी रोककर उसमें बैठ जाती है और अपने घर का एड्रेस देकर अपनी नाम आंखें छुपाने लगती है, क्योंकि वह इस वक्त बहुत ज़्यादा टूटे हुई थी। आखिर यह उसके लिए पहली एक्सपीरियंस था, ऊपर से कथा नहीं जिसके साथ अपनी रात बिताई थी वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। कुछ देर बाद इस वक्त कथा अपने एक BHK फ्लैट के अंदर पहुंच चुके थे और बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। अब उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो गई है। तभी कथा फ्लैशबैक याद करने लगती है कि कल रात उसके साथ क्या क्या हुआ था। फ्लैशबैक मूनलाइट होटल रात के 8 बजे इस वक्त कथा और मेरा आराम से अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे, जो और कुछ नहीं मैंगो जूस था, क्योंकि कथा और मेरा दोनों ड्रिंक नहीं करते थे। उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक की मंगवाया था, लेकिन उनको नहीं पता था कि जो मैंगो ड्रिंक वह
पी रहे हैं उसमें ड्रग्स मिले हुए हैं। मैंगो जूस पीने के थोड़ी देर बाद कथा और मारा दोनों का सर घूमने लगता है। तभी कथा मारा से कहती है मायूं, यह मायरा का निक नेम था जो खास करता था, इस नाम से बुलाती थी। कथा की आवाज़ सुनकर मायरा जो इस वक्त हल्की बेहोशी में जा रही थी वह कहती है हाँ बोल कथा। तभी कथा कहती है वह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरा सर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे यहाँ पर अच्छा फील नहीं हो रहा, चलो ना घर पर। यह सुनकर मायरा भी कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ठीक है तो घर चलता है, लेकिन उससे पहले तुम ये रुको मैं वॉशरूम से आता हूँ। इसके बाद मायरा वॉशरूम की तरफ चल जाती है। वही कथा उसके आने का इंतजार करने लगती है। कथा को अकेला बैठा देखकर अंकित और राहुल एक दूसरे को देखते हैं और कुछ इशारा करते हैं, जिसके बाद वह कथा की तरफ जाने लगते हैं। कथा जो इस वक्त चारों तरफ देख रही थी वह देखी है कि दो बंदे उसी की तरफ आ रहा है। अंकित और रोहित कथा के पास आकर कहते हैं क्या तुम यहाँ पर नहीं हो, आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा। हाँ आज मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। उसके बाद पता कुछ नहीं रहती है। ये देखकर वह दोनों लड़के कथा से कहते हैं का पूरा राउंड मारा है, मेरे कहने का मतलब है आओ हम तुम्हें दिखाते हैं ये पूरा। ये सुनकर कथा को बहुत अजीब लगता है क्योंकि यह लड़के उसे वह भी यह क्लब क्यों दिखाएंगे। कथा के पास पर खुद है, वह चल सकती है, कुछ और देख भी सकती है, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद कथन दोनों को मना कर देती है। ये सुनकर अंकित और रोहित कथा का दोनों तरफ से हाथ पकड़ लेते हैं और लगभग कथा को घसीटते हुए कहते हैं अरे चलो भी, हम तुम्हें सबसे अच्छा कैमरा दिखता है जहां तुम्हें स्वर्ग जैसा महसूस होगा। उसके बाद वह कथा को फोर्सफुली उसे कमरे के अंदर ले जाने लगते हैं जहां पर उन्होंने प्लान बनाया था कथा को हरास करने का और उसके साथ गलत करने का, क्योंकि उसे क्लब में भीड़ ज़्यादा थी और बहुत तेज लाउड म्यूजिक बज रहा था तो कोई भी उनके ध्यान नहीं देता है। वैसे भी इस क्लब में ज़्यादातर नशेड़ी लोग आते हैं, आधा से ज़्यादा जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वह सब नशे में चूर थे, इसलिए वह सब कथा पर ध्यान नहीं देते हैं। कथा ज़्यादा बेहोशी की हालत में थी। वह उन दोनों लड़कों से अपना हाथ उड़ते हुए कहती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और मैं तुम लोग को जानती भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ मैं अपनी दोस्त के साथ आई हूँ तो मैं खुद ये पूरा क्लब देख लूँगी। इसके बाद कथा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ से जा पति से पहले ही अंकित ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है अरे कौन है तुम्हारी दोस्त, वह जो रेड ड्रेस में थी, तुम जिंदा मत करो, तुम्हारे बाद उसकी बीमारी है, कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन इससे पहले वह कुछ और कर पाती उसे चक्कर आने लगते हैं। वह अपना दोनों हाथ अपने सर पर पकड़ लेती और कहती है यह मुझे क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। इसके बाद कथा वहीं पर गिरने लगती है, लेकिन इससे पहले वह गिर पाती अंकित और राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसकी एक कमरे के अंदर ले जा रहे थे। इससे पहले वह बात को उसे कमरे में ले जाते जिस कमरे में उन्होंने आज रात के लिए रहने का इंतजाम किया था। उससे पहले ही उसे क्लब एक बॉडीगार्ड जिसको उन दोनों अंकित और राहुल पर पहले शिक्षक था, वह उन
उन दोनों के पास आते हुए कहता है, ए लड़के, तुम दोनों यहाँ पर, वह भी इस लड़की को जबरदस्ती ले जा रहे हो। ये सुनकर वह दोनों डर जाते हैं और वह कहते हैं, इन्हें सर ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी बहन है और आज इसमें ज़्यादा पी लिए इसलिए इसे हम कमरे में ले जा रहे हैं। उसके बाद वह बॉडीगार्ड कहता है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि यह तुम्हारी बहन है। खैर, लेकिन तुम ये बात जान लो कि अगर तुमने यहाँ पर कोई भी चालाकी और कोई भी गलत काम किया तो तुम हमारे इस क्लब के ओनर को जानते हो, वह तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। इतना करके वह बॉडीगार्ड उन दोनों के पीठ पर थपथपाते हुए वहाँ से चल जाता है। वैसे तो उसे बॉडी की हैसियत अंकित और राहुल जितने नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दोनों उसे बॉडीगार्ड को कर बोल रहे थे क्योंकि पूरा जाता करता था। और दूसरी बात, अगर वह लोग उसे बॉडीगार्ड से बस चलो की करते तो उन्हें इसका अंजाम अच्छे से पता था कि उनके साथ आगे क्या हो सकता है, क्योंकि इस क्लब का ओनर बहुत ज़्यादा खतरनाक। और एक पल के लिए अंकित और राहुल भूल गए थे कि अगर वह लोग इस क्लब में कुछ भी गलत काम किया तो इस क्लब की सिक्योरिटी इतनी हाई है कि वह लोग पकड़े जाएंगे। अगर वह लोग पकड़े गए तो उनका है। उसके बाद वह लोग डरने लगते हैं क्योंकि बोलो कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, इस क्लब के ओनर जितना उनके पास नहीं औकात थी और ना ही इतना ऐसा था कि वह लोग किसी भी केस और मरने से बढ़ सकते थे। वह लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वैसे तो वह आए थे, अंकित और राहुल ने बहुत सी लड़कियों के साथ गलत किया था, लेकिन उन्होंने अलग अलग क्लब में ये सब किया था। यह मतलब वो लोग दूसरी बार आ रहे थे और उन्हें इतना ध्यान नहीं था, लेकिन जब उसे बॉडीगार्ड ने उन्हें चेतावनी दी तो वह लोग थोड़ा डर गए और अपने आसपास देखने लगे जहां पर बहुत सारा सीसीटीवी कैमरा था। तभी अंकित राहुल से कहता है, राहुल, हम क्या करेंगे तो जानता है ना कि मेरे पापा को अगर इन सब की खबर लगी तो मेरी मौत पक्की है, लेकिन उससे पहले ही इस जान से मार देगा। हम क्या करें? इसके बाद राहत कहता है, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ से भाग चल, क्योंकि एक रात के मजे के लिए हम लोग अपनी जान नहीं करवा सकते हैं। और मैं तो आज से कसम खाता हूँ कि इस क्लब में मैं दोबारा नहीं आऊँगा। इसके बाद राहुल कहता है, हाँ भाई, तू सही कह रहा है, अभी हमारी जिंदगी बहुत सारी बची हुई है, अगर समय मिले तो हम लोग और किसी क्लब में ये सब कर सकता है, लेकिन आज के लिए ये जाने देते हैं। इसके बाद अंकित और राहुल इस कमरों में उन्होंने अपनी बुकिंग की थी वहाँ पर मीरा को जाकर छोड़ देते हैं और उसे क्लब से दुम दबाकर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था अपनी मौत का। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि अंकित और राहुल ने कथा को ड्रग्स दिया था, वह बहुत ज़्यादा पावरफुल सेक्स ड्रग्स था। तभी की कथा, जो अभी बेहोश थे, वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। इस वक्त उसके पूरे शरीर में एक अलग से झंझनाहट हो रही थी, उसे एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। वह जैसे तैसे अपनी आंखें खोल के चारों तरफ देखते हैं तो उसे एक कमरा दिखाई देता है। तभी कथा का शरीर नोचने लगता है और कथा अपने पूरे शरीर को बहुत ज़्यादा नॉलेज आ रही थी, जिसके वजह से उसके पूरे शरीर में लाल लाल धब्बे से हो गए थे। इससे परेशान कथा उसे कमरे से बाहर निकलती है धीरे धीरे। फिर वह अपने आसपास देखे तो उसे कुछ भी नहीं दिखता है और वह सीधा लिफ्ट के पास आ जाती है।
लिफ्ट के अंदर आने के बाद वह सोचती है अपने घर जाने के लिए, इसलिए वह ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया, लेकिन इससे पहले वह ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा पाती अचानक से एक झटका उसे लगता है और वह गलती से टॉप फ्लोर का बटन दबा दीजिए, जिसकी वजह से लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आने लगती है। कथा की आंखें इस वक्त ओझल हो रही थी, लेकिन वह जैसे तैसे अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसने गलत नंबर दबा दिया था, लेकिन उसे उतना हौस नहीं था कि वह ये सब समझ पाए और लिफ्ट जैसे ही खोलती है, कथा अपने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते बढ़ते उससे एक खाली कमरा देखा है जिसके अंदर वह चल जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहे थे और इस वक्त उसे अपनी ही शांत कर सकता था, तो वह पानी की तलाश में एक कमरे के अंदर चली जाती है, बिना ये जाने कि जिस कमरे में वह जा रही है वो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। कमरे के अंदर पहुंचने के बाद कथा अपने आसपास लेती है तो उसे रूम दिखता है जो बाथरूम जैसा लग रहा था। वह उसके अंदर घुस जाती है बिना ये जाने कि उसे कमरे में कोई और इंसान है। बाथरूम के अंदर आने के बाद कथा सीधा शावर ऑन करती है और शावर ऑन जैसे वह करती है उसे आराम मिलता है। वह अपने आप को रिलैक्स फील कर रही थी, जिसको जैसे वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और आराम करने लगती है। 10 मिनट वह शावर के नीचे फिगर में शांत हो ही नहीं रही थी, इसके वजह उसके घर में और बढ़ने लगती है। तभी कथा को अचानक से महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और जब वह पीछे पलट के देखी है तो एक आकृति उसके सामने थी। तभी कथा को महसूस होता है कि उसकी कमर किसी ने पकड़ा हुआ है। वह शख्स जो भी था वह धीरे धीरे उसके कमर पर अपना कब्जा कर रहा था और अचानक से वह शख्स कथा को किस कर लेता है। कथा को भी उसे शख्स के करीब होने से ठंडक मिल रही थी, एक सुकून सा मिल रहा था और वह भी उस शख्स के किस का रिस्पॉन्स करने की कोशिश करती है। लेकिन आज से पहले कथा ने किसी को किसने किया था, यह उसकी पहली किस्त, इस वजह से कथा उसे शख्स के होठों को सिर्फ और सिर्फ काटे जा रहे थे, लेकिन सामने वाला सक्सेस के फोटो को छोड़ ही नहीं रहा था। करीब 10 मिनट बाद सिर्फ उसे शख्स की वह नीली आंखें नजर आ रही थी जो उसे बहुत कुछ कहना चाहती थी। इसके बाद उसे शख्स में अचानक से अपनी शर्ट उतरने लगा, क्योंकि उसे वक्त को भी घर में जैसा मानस में हो रहा था। अपनी शर्ट उतारने के बाद वह सच में कथा की तरफ देखा जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सेक्सी, हॉट और ब्यूटीफुल लग रही थी। वो एक बार कथा को ऊपर से नीचे तक देखता है, इसके बाद वह फिर से कथा की होठों पर अपना कब्जा बना लेता है। कथा जो अपनी सांसों को काबू में करे दिया, अचानक से फिर से उसके होठों पर कुछ हलचल महसूस होती है और वह अपनी आंखें खुले और शख्स को देखते हैं जो उसे ही देख रहा था। किस करते करते उसे सच में कथा के कपड़े धीरे धीरे निकलना शुरू कर दिए थे सबसे पहले, और सच में अपना हाथ कथा की गोरी गोरी पीठ पर किया। उधर से उसने कथा के ड्रेस का जीप खोलने लगा। इसके बाद उसने कथा के कपड़े धीरे धीरे खोलना चालू किया। इस वक्त कथा आते हैं अंडरगारमेंट्स। इस बात से अनजान कथा की वह ईश्वर बहुत ज़्यादा होता और सेक्सी लग रही है। वह अपने ही दुनिया में कोई होते उसे इंसान के पेट बहुत ज़्यादा ठंड लग रहे थे कथा को, इसलिए वह भी और संसार की पीठ को आवाज़ होने
लगती है जिसके वजह से वह सेक्स और ज़्यादा उत्तेजित हो रहा था। इसके बाद सबसे कथा को कमर से पकड़ा और कैसे करते हुए ही उसने कथा को उसे कमरे के अंदर लाया और तेरा बेड पर पटक दिया। बेड पर आने के बाद कथा लगती है इसमें कथा अपने वॉइस में बिल्कुल भी नहीं थी, उसके ऊपर एक अलग सी मदहोशी छाए हुए थे। वही उसे शख्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मदहोशी। शायरी की कथा को ऐसे देखकर फिर और सबसे धीरे धीरे कथा के बाकी बचे कपड़ों को भी उतार दिया और अपने कपड़े भी उतार दिया और खुद के ऊपर एक चादर लेकर वह कथा के ऊपर आ गया। उसे कमरे में हल्की हल्की रोशनी उन दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी और इस वक्त कथा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आँखों से सामने देख रही थी, जहाँ पर वह सब मदहोशी लिया उसको ही देख रहा था। इससे पहले कथा कुछ और कर पाती और सबसे फिर से कथा के होठों पर अपना कब्जा कर लिया और उसे चूमने लगा। इसके साथ साथ वह अपने हाथ भी इधर उधर चढ़ा रहा था। गधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि यह फिल्म उसके लिए नहीं थी। वह भी अपना हाथ धीरे धीरे उसे शख्स के बालों पर फहराने लगती है, बिना ये जाने कि वह अभी जो कर रही है उसके लिए वह जिंदगी भर पछताने वाली है। उसे शख्स ने कथा को चूमते चूमते अपना हाथ कथा के प्राइवेट एरिया पर लाकर सहलाने लगा, जिसके वजह से कथा की एक सिसकी निकल गई और ये फीलिंग कथा के लिए बहुत नई थी। उसके पेट में हजारों तितलियां एक साथ घूम रही थी। कथा को ये बहुत अच्छा लग रहा था। वो कथा का ये रिएक्शन देखकर उसे शख्स के होठों पर एक कातिल सी हंसी गंज पड़ती है और वह अपने हाथों की मूवमेंट फास्ट कर देता है, जिसके वजह से कथा की शीश की उसे कमरे में गोजरे लगती है। इसके बाद उसे शख्स ने अपने होठों को पटाखे होठों से आज़ाद किया और अपने होंठ कथा के नाजुक हिस्से की तरफ जाने लगा और उसको आने के बाद तो सबसे बहुत गौर से कथा के उसे हिस्से को देखा जहां पर एक दिल था। उसने बहुत ही शिद्दत से कथा की उसे एरिया को चूमा। इसके बाद उसे शख्स की हरकतें कथा के नाजुक हिस्से पर चलने लगे और धीरे धीरे उसे कमरे में कथा और उसे शख्स की मदहोशी और सिसकी गूंजने न लगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए और अगर आपको इस कहानी का नेक्स्ट पर जाए तो अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए स्टोरी डाल दे रहा हूं। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मेरा टेलीग्राम और इंस्टा पेज पर जा सकते हैं और मैं इस स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर और इमेज इंस्टाग्राम पर डाले हैं जो कि आप लोग मेरे हाइलाइट्स में जाकर देख सकते हैं। और आप लोग से एक बात करने के लिए, अगर आपको इस कहानी को और रोमांटिक करना है, मतलब क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को बहुत ज़्यादा रोमांटिक करूं या नॉर्मल रोमांस रखो, आप ये कमेंट कर दीजिए कि किस टाइप का आपको रोमांस चाहिए ताकि मैं इस कहानी को उसे टाइप के रोमांस के तरफ ले जाओ और जिस कहानी आपको अच्छी लगे। धन्यवाद। तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ा था कि कथा और उसे शख्स ने आज एक दूसरे को अपना बना लिया था और रात भर उसे कमरे में एक धीमी सी गाना बज रहा था। तो गाने के बोल कुछ ऐसे हैं, नैना बंजारों में मुश्किलें आ बैठी हैं, इश्क बेचैनी की ये तलब ला बैठी हैं।
ऐसे न यूं देखो देखो जानम, ऐसे न यूं देखो जानम, हो ना जाए हम भी तेरे जानम, ऐसे न यूं देखो जानम, हम कभी आँखों से ये बयां करे मेरी आदतें, दिल है यही अब बेजुबान तेरी राह तके, जैसे हमदम मिले कैसे हर दम मिले, इतनी हसीन हो फिर ये सादगी है कैसी, आसमां मेरा है दिल जो ये तेरा है, उड़ रहा मैं हदे तोड़े, दिल पे ए जनेजा धुन तेरी आ बैठी है, ओ इश्क बेचैनी की ये तलब ला बैठी है, ऐसे न यूं देखो देखो जानम, ऐसे न यूं देखो जानम, हो ना जाए हम भी तेरे जानम, ऐसे न यूं देखो जानम। दोस्तों इस गाने का नाम है जन्म, जिसे गाया है विशाल मिश्रा ने। तो चलो अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं अब आगे। फ्लैशबैक एंड इस वक्त कथा अपने फ्लैट में रोई रही थी कि अचानक से उसके फ्लैट का दरवाजा कोई खटखटाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर कथा अपने होश में वापस आती है और अपने आंसू को पहुंचने लगती है। जैसे तैसे कथा अपने आंसू पूछता है और अपने फ्लैट का दरवाजा खोलती है तो उसे सामने मायरा दिखती है, जिसकी आंखें रोने से सज गई थी कथा की तरह ही, और वह कल रात के कपड़े में ही थी। कथा को देखकर मायरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जल्दी से उसके गले लग जाती है। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे के गले मिलते ही बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। कुछ देर बाद मायरा और कथा सोफे पर बैठे हुए थे। कथा इस वक्त भी रोए जा रही थी, उसके आंसू दुखी नहीं रहते और मीरा को कुछ पता नहीं चल रहा था कि कथा के साथ क्या हुआ है। उसे बेचैनी हो रही थी कि कथा के साथ आखिर क्या हुआ है। ये सब उसी के वजह से उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। को पानी देते हुए कहती है, कथा शांत हो जाओ और बताओ मुझे कि क्या हुआ तुझे, तू इतना रो क्यों रही है। मैं जानती हूँ कि सारी मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही तो पहली बार क्लब में गई और तेरे साथ यह सब हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अब बात की तेरे साथ क्या हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। कथा मायरा की उदास आवाज़ और उसके दुआ से चेहरे को देखते हैं, जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गिल्ट दिखाई दे रहा था। वह मीरा के हाथों से पानी लेते हुए, उसका एक घुट लेते हुए मीरा को वह सारी बातें बता देती है जो उसके साथ कल रात हुई। यह सब बताने के बाद कथा का मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है और वह फिर से रोने लगती है। कथा के साथ इतना सब कुछ हो गया, ये सुनकर मायरा बहुत ज़्यादा अपने आप को दोषी समझ रही थी और वह भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वह कथा से माफ़ी मांगती है। कहती है, मुझे माफ़ कर, देखा था ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना तू मेरे कहने पर जाती हो और ना ही तेरे साथ इतना सब होता। ये सुनकर कथा कहती है, नहीं मायूस, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। पहले मुझे पता नहीं था कि मेरे माँ बाप कौन है और मैं नॉर्थ थे, लेकिन जब लगा था कि मैं पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करूँगी और शांति माँ के साथ रहूँगी, लेकिन अब लग रहा है कि मेरी पूरी जिंदगी ही उजड़ गई है। शायद मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे ही जिंदगी में खुशियाँ नहीं लिखी हैं। ये सुनकर मायरा को बहुत बुरा लगता है और वो कथा को समझाते
कहती है, देख कथा अभी भी डर नहीं हुई है, तू चाहे तो हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और जिसने भी तेरे साथ ये सब किया है उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। ये सुनकर कथादार जाते हैं, क्योंकि वो आज से पहले ना ही पुलिस स्टेशन के चक्कर कती थी ना ही इन सब से गुजारी थी। कथा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। फिर कथा डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, पहली बात तो मैं ही उसकी कमरे में गई थी। जहाँ तक मुझे याद है उसके कमरे के अंदर जाने के बाद मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है, और जब मैं सुबह में उस कमरे से निकल रही थी तो वह कमरा बहुत ही ज़्यादा अमीरों जैसा लग रहा था। इंसान बहुत अमीर होगा और मुझे सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है तो मैं नहीं लिखवाऊंगी। लेकिन मरा फिर एक दो बार कथा को समझने की कोशिश करती है कि वो एक बार बस चले, मायरा आगे संभालेगी। लेकिन कथा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, इसलिए वो मनाई कर रही थी। थक हार कर मायरा कहती है, ठीक है जैसा तुम चाहे, लेकिन अभी क्या तो आगे क्या करेगी। जिसे सुनकर कथा कहती है, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जहाँ से आई थी वहीं चल जाऊँ। ए रहा है फाउंडेशन, अभी मुझे अपने कोई भी सपने प्यो नहीं करना है, मुझे एक शांति भारी जिंदगी जीनी है। ये सुन के मायरा कहती है, लेकिन तेरे सपनों का क्या। कथा अगर तेरे सपने नहीं प्यो होंगे तो तू जी कैसे पाएगी। ट्यून खुद मुझे बताया है कि तेरा सपना बहुत बड़े हैं, तुझे आगे चल के आरा फाउंडेशन को संभालना है। इसके लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए तुझे अच्छी डिग्री चाहिए हुई और तू अपने सपने के इतने करीब होकर जबकि तेरा एडमिशन हो गया है पीछे हटेगी ना तो तेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ और मैं इसका पछतावा भी कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ हो जाने से जिंदगी ख़त्म नहीं होती है। अभी तुझे बहुत जीना है, अभी इससे भी ज़्यादा कठिन परिस्थितियां आएगी तो तू क्या करेगी। यह ऐसे ही हार जाएगी। जहां तक मैं तुमको जानती हूँ तुम हार कर डरने वालों में से नहीं हो, तुम जीतने वालों में से हो, तुम लड़ने वालों में से हो। तो प्लीज़ मेरे विश्वास को टूटने मत दो, अपना सपना पूरा करो। ये तुम्हारा ही सपना नहीं है बल्कि आर्य फाउंडेशन के सारे बच्चे और शांति मैं के साथ साथ मैं भी तो हूँ तेरे साथ, यह हम लोगों का सपना है। मायरा की बातें सुनकर कथा को हिम्मत मिलती है और वह अपने आंसू पोंछते कहती है, हाँ तो ठीक है रही है, मुझे घबराना नहीं चाहिए और इस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पता नहीं कल रात को क्या हो गया था मुझे, मैं अचानक से बेहोश होने लगी थी। पता है तू जो वॉशरूम गई थी तो दो लड़के मेरे पास आए थे और मुझे उतना होश नहीं था, मुझे एक कमरे के अंदर ले गए थे वो दोनों। इसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, फिर मैं बेहोश हो गई और जो मेरी आंख खुली तो मैं एक कमरे के अंदर थी। मुझे लगा कि तू नीचे ही मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए मैं लिफ्ट से नीचे आने ही वाली थी, लेकिन गलती से मेरा हाथ बॉटम के जगह टॉप फ्लोर पे चला गया और मैं ऐसे ही चलते चलते पता नहीं कैसे उस कमरे के अंदर चले गए। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा कि एक बार मैं अपना चेहरा धो लूँ तब मुझे थोड़ा होश आएगा। ये सुनकर मायरा को कुछ खटकता है और वह कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा हो रहा था जब मैं वॉशरूम के अंदर गई थी।
फ्लैशबैक जब मीरा वॉशरूम गई थी तब बीच बीच में उस भी चक्कर जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन वो आए सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और धीरे धीरे वॉशरूम के बाहर निकलने लगती है। वॉशरूम के बाहर आने के बाद मायरा हॉल एरिया में जाने लगती है जहाँ पर कथा थी। हॉल एरिया में आने के बाद जब मायरा इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाती है तो उस कथा कहीं नहीं दिखती है, जिससे वो बेचैनी से चारों तरफ देखने लगती है। जब मरा को ये रियलाइज होता है कि कथा उस हॉल एरिया में नहीं है तो वो पन ही करने लगती है और जल्दी से कथा को फ़ोन करती है, लेकिन इससे पहले वो फ़ोन करती वो बेहोश होने लगती है। तभी एक बॉडीगार्ड मायरा के पास आते उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मैम आप यहाँ पे, आप ठीक हो ना? लेकिन इससे पहले मरा कुछ गैप आती वो बेहोश हो जाती है। तभी वह बॉडीगार्ड किसी को फ़ोन करता है जो और कोई नहीं उस बॉडीगार्ड का बॉस होता है और उसको सारी सिचुएशन बताता है कि मायरा मम बेहोश हो गई हैं। तभी सामने वाला शख्स कुछ कहता है जिसे सुनकर वह बॉडीगार्ड जी बॉस कहता है। इसके बाद सामने से फ़ोन कट जाती है और वह बॉडीगार्ड मरा को संभालकर गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाने लगता है। अभी आगे अगली सुबह जब मरा की आंख खुलाती है तो वो अपने आप को अपने कमरे में पाती है। तभी उसके दरवाज़ा बजने लगता है, जिसे सुनकर मायरा कमेंट कहती है। ये सुनकर सामने वाली मेड मायरा के कमरे में आती है और उस ग्रीट करते कहती है, मैम आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, क्या आप अभी खाना चाहेंगी? कर मरा उसके सवाल को नज़रअंदाज करते कहती है, मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं तो उस बाहर में थी ना, यहाँ पर मुझे कौन लाया है? ये सुनकर वो मेड कहती है, मैम कल रात को आप एक बॉडीगार्ड को देखिए, आप अच्छे हालात में नहीं थी, शायद आपको किसी ने ड्रग्स दे दिया था। ये सुनकर मरा चौंक जाती है और उस मेड की आगे की बात सुनने लगती है और जब उस बॉडीगार्ड ने बड़े मालिक को फ़ोन करके सारी चीज़ें बताई तो बड़े मालिक ने आपको पैलेस में बुलवा लिया और आपके यहाँ आने के बाद डॉक्टर आए थे जो आपका इलाज किए और कुछ दवाएं देके गए हैं जिसको आपको खाना पड़ेगा। ये बड़े मालिक का ऑर्डर है। ये सुनकर मीरा डरते कहती है, क्योंकि उस अचानक से ध्यान गया था कि कथा भी तो उसी बर में थी और जब किसी ने उस ड्रग्स दिए थे तो हो सकता है किसी ने कथा को भी ड्रग्स दिए होंगे। ये सुनकर कहती है, क्या क्या तुम्हें मेरे साथ एक और लड़की दिखी थी जिसने ब्लैक शॉर्ट्स पहना हुआ था, फ्रॉक शूट टाइप का? ये सुनकर मेड अपना सिर न में हिला के कहती है, नहीं मालकिन आप अकेली थी, आपके साथ कोई भी नहीं पाया गया था। ये सुन के अचानक से मरा को याद आता है कि जब वो मेरे से हॉल एरिया की तरफ रही थी तो उस कथा कहीं नहीं दिखी थी। यह सोच के वो डरने लगते हो और अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। फ़ोन मिल जाने के बाद वो कथा को फ़ोन करने लगती है, लेकिन सामने से कथा फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, जिस वजह से मायरा और ज़्यादा घबरा जाती है और वह जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाके फ्रेश हो के बाहर निकलती है और किसी को बिना कुछ बताए अपने पैलेस से निकल जाती है और कथा को खोजते खोजते वह कथा के फ्लैट तक जाती है। फ्लैशबैक एंड
कि ये सब बात सुनकर कथा उससे कहती है, मरा, तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तुम्हारे कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि अन दोनों लड़कों ने ही हमारे ड्रिंक में ड्रग्स डाले थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। ये सब कथा मायरा को समझाते कहती है क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा गिराते थे, और जब कथा मायरा के चेहरे पे बहुत ज़्यादा पछतावा देखती है तो उस रहा नहीं जाता और वह ये सब मायरा से कह देती है ताकि हमारा शांत हो जाए। लेकिन मायरा को भी समझ में रहा था कि कथा ये सब क्यों कह रही है, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकती थी। अभी आगे फिर कथा कहती है, ठीक है, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये सब बोलने की कोशिश कर और तू भी भूल जाए। वैसे भी कल से मुझे ये फ्लैट खाली करना है और अपने हॉस्टल के कमरे में जाना है जहाँ पर बहुत सारी मस्ती होगी। कथा ये सब है मायरा को हंसाने के लिए कहती है, तभी हमारा का भी ध्यान भटक जाता है और वो कथा से कहती है, ये क्या, लेकिन मैं भी इसमें तेरे मदद करूँगी और क्या आज रात में तुम्हारे साथ ही रह जाऊं क्योंकि मुझे तुमसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। फिर तू हॉस्टल चल जाएगी तो मैं बार-बार तुझसे मिलने भी नहीं पाऊंगी। जिसे सुनकर कथा कहती है, देख मायरा, तो जानते हैं कि अभी मेरे सारे सेविंग्स खत्म हो गए हैं और जो बच्चे हैं वो सब एडमिशन और हॉस्टल की में चल जाएंगे। इसके बाद मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचेगा क्योंकि स्कॉलरशिप भी मेरा आईएएस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो मेरी हॉटस्पॉट भी बहुत कम है, जिस वजह से मुझे उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे अपने आगे के घरों के लिए पैसे तो कमाने होंगे ना, तो मैं हॉस्टल से सीधा कैफ़े चल जाऊंगी और वक्त माइल तो मैं तेरे से भी मैं जाया करूँगी। जिससे सुनकर वो दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और ऐसे ही कुछ कुछ खट्टी मीठी बातें करने लगता है। कुमार आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है और अगली सुबह जब होती है तो कथा के लिए एक नई चुनौती लेकर आई थी। ना जाने आज उसके साथ क्या होगा, जाने के लिए बने रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको आए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए नई और ऐसे ही स्टोरी लेके आते रहूं। और अगर आपने मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दें तो मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी ये लेके आऊंगी, ऐसे सरप्राइज गिफ्ट जिसका नाम है एक रात की दुल्हन। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है और मैं कोशिश करूँगी कि इस स्टोरी का जो थंबनेल है वह मैं पोस्ट पे जाकर कम्युनिटी पोस्ट में जाकर उसमें पोस्ट कर दो ताकि आप लोग एंजॉय कर सके। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था कि मायरा को सब कुछ पता चल जाता है कि कथा के साथ क्या हुआ, जिससे वो बहुत ज़्यादा पछतावे में थी। तो ये देखकर कथा उस शांत करवाती है और वो लोग आज रात एक दूसरे का साथ देते एक दूसरे के गले मिलकर सो जाते हैं। अभी आगे अगले दिन आए, इस वक्त सुबह के 8 बजे बाज रहे थे और कथा का अलार्म जो उसने सेट किया हुआ था वह बजने लगता है, जिससे कथा की आंखें खुलाती है। कथा की जब आंखें खुलाती है तो उसके बगल में मायरा सुकून से सोई हुई थी। वो उसको बिना डिस्टर्ब किए अलार्म को बंद कर देती है और वॉशरूम की तरफ चल जाती है। जब वो कथा वॉशरूम
से नहा कर आती है तो वह देखती है कि मायरा जाग चुकी है और उसी को देख रही है। तभी कथा कहती है, मरा तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ और आज मुझे पैकिंग भी तो करनी है क्योंकि आज ही हॉस्टल शिफ्ट होना है और कैफ़े भी तो जाना है। कथा ऐसा शो कर रही थी कि उस कल की बातें कुछ याद ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे जिससे वह थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन मरा उसकी दुविधा समझ रही थी और वो उस कुछ नहीं कहती है और फ्रेश होने चल जाती है। फ्रेश होने के बाद जब मायरा कथा को देखती है तो कथा अपनी पैकिंग कर रही थी। ये देखकर वह भी कथा का हाथ बताने लगती है और वह दोनों साथ में पैकिंग करने लगता है। बीच में कथन है ब्रेकफास्ट भी बना लिया था तो वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग फिर से पैकिंग करने लग जाता है। पैकिंग करते करते कब सुबह से दोपहर के 2 बजे बाज गए थे, किसी को कुछ पता ही नहीं चला था। वैसे तो कथा का ज़्यादा सामान था, वाहन पे नहीं था, लेकिन कथा बहुत सारी यादें उस फ्लैट में राखी हुई। तेरे से पता को वाहन से जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी। पैकिंग हो जाने के बाद वो लोग एक टेम्पो को बुक करते हैं क्योंकि कथा का सामान हॉस्टल में ले जाना था। टेम्पो ए जाने के बाद कथा कुछ टेम्पो वालों को समझने लगती है। उसके बाद बोलो कॉलेज की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि कथा को अपना हर्षल का कमरा जाना था, इसीलिए कथा पहले ही जल जाती है। वैसे तो कॉलेज का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 5 बजे रहता था, इसलिए अभी हॉस्टल खुला हुआ था। वैसे भी कथा का जो सेशन था वो 2 दिन बाद चालू होने वाला था, इसलिए कथा ने पहले ही सोच लिया था कि वो सबसे पहले अपना कमरा खाली करवाएंगे और अपने चीज़ों को हॉस्टल के कमरे में रखेगी। वैसे भी कथा को हॉस्टल वालों ने पहले ही बता दिया था कि आप लोग पहले भी आकर अपना सामान रख सकते हैं और अपनी बुकिंग कर सकते हैं कमरे की। इसके बाद वो लोग मायरा के से कॉलेज की तरफ जाने लगता है। कॉलेज पहुंचने के बाद कथा रिसेप्शन एरिया में हॉस्टल के बारे में कुछ पूछने लगती है। तभी उस पता चलता है कि हॉस्टल की वार्डन का कैबिन दूसरे तरफ। दरअसल हॉस्टल और कॉलेज की जो दूरी थी वो 300 मीटर की थी, इसलिए हॉस्टल के बच्चे आराम से अपने कॉलेज जा सकते थे, लेकिन कॉलेज की और हॉस्टल की बिल्डिंग अलग अलग थी, जिस वजह से कथा दूसरे बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं जहां पे हॉस्टल था। उसके साथ साथ मायरा भी जा रही थी। हॉस्टल के बिल्डिंग में पहुंचकर कथा अपना दाखिला करवाती है और उस पता चलता है कि उसका हॉस्टल रूम नंबर 101 है। ये सुनकर कथा उस कमरे के चाबी लेकर उस कमरे की तरफ जाने लगती है। दरअसल यहाँ पे 2 तरीके के अपने कमरे थे, एक था 1 BHK और दूसरा था 2 BHK। कथा ज़्यादा लोगों से मिली जुली नहीं थी, इसलिए वह 1 BHK ही लेती है क्योंकि 1 BHK उसको प्राइवेसी मिलती है और वो कंफर्टेबल भी फील करती थी, इसलिए कथा 1 BHK लेती है। कमरे की तरफ जाने लगती है। हॉस्टल के कमरे में पहुंचने के बाद कथा चारों तरफ देखती है। वो कमरा काफ़ी डिसेंट था, ना ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज। उस कमरे में एक छोटा सा बेड के साथ स्टडी टेबल और एक वार्डरोब था। कथा अपने हॉस्टल के कमरे को देखकर संतुष्ट होती है क्योंकि ये कंधा पसंद आया था। तभी मरा
कहती है कथा तेरा कमरा तो बहुत सही है, क्यों ना मैं भी हॉस्टल में ही रहने ला तेरे साथ। यह सुनकर कथा जाती है ही आइडिया है, तू रहेगी तो मुझे खुशी भी होगी और मुझे अकेला फील भी नहीं होगा। जैसे सुनकर मायरा कहती है लेकिन तुझे तो पता है ना कि मेरे घर वाले ऊपर से मेरा भाई मुझे रहने नहीं देगा, वैसे मैं तेरे लिए एक बार अपने बड़े भाई से पूछूंगी। ये सुनकर कथा कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसको भी पता था कि मरा बहुत अमीर फैमिली से है और जब उसका खुद का मेंशन है तो वह हॉस्टल में क्यों ही रहेगी। इसके बाद कथा उस टेम्पो वाले को फ़ोन करती है जो अभी तक कॉलेज पहुंच गया था। फिर कथा डायरेक्शन बताती है कि उस किस डायरेक्शन में आना है, जिसे सुनकर वो टेम्पो वाला और से डायरेक्शन में चल जाता है अपने गाड़ी को लेकर और कथा का सारा सामान ऊपर के कमरे में ले जाने की मदद करने लगता है। हॉस्टल के कमरे में अपना सामान रखते रखे कथा को शाम के 5 बजे बजाता है, लेकिन इस वक्त उसका आधा से ज़्यादा सामान नहीं ठीक से रखाया था। लेकिन कथा को कैफ़े जाना था इसलिए तथा कहती है कैफ़े जाना है क्योंकि आज मैं दिन भर इन सब में ही लगी रही तो कैफ़े नहीं जा पाऊंगी और मुझे मैनेजर सर को भी बताना है कि मेरा एडमिशन हो गया है और मैं अपना टाइमिंग भी बता दूंगी उनको। जिसके बाद मायरा अपना सर हाँ महिला कर कथा को अपनी गाड़ी से लेकर कैसे की तरफ चल जाती है। कुछ देर बाद माहिरा की गाड़ी माइट कैफ़े के बाहर आकर रुकती है और मायरा कथा को बाय करके अपनी गाड़ी ले चल जाती है। बीच में हमारा नहीं आए बहुत बार कथा को नोटिस किया था कि कथा अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसका ध्यान इन सब चीज़ों में नहीं जाए और कहीं ना कहीं कथा इस प्लान में कामयाबी हो रही थी। अपने दोस्त को ऐसा देखकर मरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि इस वक्त कथा ही उसकी खुद की बहुत बड़ी ताकत थी। अगर बात कुछ और चीज़ की होती तो मायरा उसकी बहुत ज़्यादा मदद करती, लेकिन ये बात कथा के खुद से लड़ने की थी कि वो इस चीज़ को भुलाकर आगे बढ़ जाए, वरन मायरा बस इसको समझा ही सकती थी जो उसने समझाया भी था। कैफ़े पहुंचते के बाद कथा एक गहरी सांस लेती है और कैफ़े के अंदर चल जाती है। इस वक्त कैफ़े में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जिस वजह से कथा आराम से मैनेजर के केबिन में चल जाती है। मैनेजर के केबिन में पहुंचने के बाद कथा श्रीकांत सर को ग्रीट करते कहती है गुड इवनिंग श्रीकांत सर। ये सुनकर श्रीकांत सर जो अभी कुछ काम कर रहे थे वह कथा की तरफ देखता है जो अपना सिर झुकाए थे। श्रीकांत से वो थोड़ा अजीब लगता है और वो कड़ाई मुस्कुराते कहती हूँ अरे कथा तुम मुझे सर ना बोलो, तुम मुझे अंकल कह सकती हो। सर सुनने में मुझे बहुत अजीब लगता है और यहाँ पर सारे लोग मुझे हैं सारी नहीं अंकल ही कहते हैं। ये सुनकर तथा अपना सर हाँ महिला देती है और कहती है अंकल मेरा एडमिशन कॉलेज में हो चुका है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा कॉलेज का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहता है, तो मैं यहाँ पर शाम के 5:30 से ज्वाइन हो जाऊंगी और रात के 9:30 बजे तक लीव कर लूंगी और संडे के दिन मैं यहाँ पर सुबह में ही जाऊंगी। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं संडे को ओवर टाइम कर लूंगी क्योंकि यहाँ
प्रोफेसर वर्कर्स का समय है 5 घंटे है, तो मैं 9 बजे से ज़्यादा डर यहाँ तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मेरे हॉस्टल का दरवाज़ा 10 बजे बंद हो जाता है। इसलिए मैं 9:30 बजे ही यहाँ से निकल जाऊंगी, ताकि आधे घंटे में मैं पहुँच जाऊँ आराम से। ये सुनकर श्रीकांत जी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कथा अपने काम में लग जाते हैं, जो और कुछ नहीं, कुकिंग और बेकिंग था। कथा आज अपना काम बहुत अच्छे से करती है, जिससे इस प्रकार जी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कथा से, और 9:30 बजे तक वो आप इतना कम करके कैफ़े से बाहर निकल जाती है। इसके बाद कथा अपने हॉस्टल पहुंचती है, जहां पर उसने अपनी चेकिंग करवा कर अपने कमरे की खीर लेकर अपने हॉस्टल रूम में आते हैं। हॉस्टल रूम में आने के बाद कथा सीधा आकर अपने बेड पे लेट जाती है। आज वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए वो अभी सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहती थी, और ऐसे ही करते करते कथा सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हर होटल आए इस वक्त सुबह के 1 बज रहे थे, और उस होटल के उसी विप फ्लो में वह शख्स उसकी नींद खुलाती है, और वह अपने आसपास देखता है तो उस कोई नहीं दिखता है। तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाता है, जिससे सुनकर वो शख्स कम इन कहता है। ये देखकर जो शख्स दरवाजा खटखटा रहा था वो अंदर आ जाता है और अपने बॉस को ग्रीट करते हैं, जिसे देखकर सामने वाला इंसान कहता है, राघव मेरी कॉफी कहाँ है। वो इंसान इतना ही कहता है, तभी उसकी नज़र उससे रूम में लगे घड़ी पर जाती है, जहां 1 बजे बजाने का इशारा कर रहा था। ये देखकर वह इंसान चौंक जाता है, क्योंकि उसे इंसान ने आज तक इतनी देर तक नहीं सोया था, और उसकी डेली की हैबिट थी कि वह सुबह के 4 बजे उठ जाता था। तभी राघव से वह इंसान सवाल करता है, क्या हुआ था कल रात को, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, और मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है। जिसे सुनकर सामने उसे वाला शख्स, जिसका नाम राघव था, वह अपने बॉस से कहता है, बस कल रात माइकल ने आपके ड्रिंक में ड्रग्स डाल दिए थे, लेकिन आपने उसे ड्रग्स का ज्यादा सिर्फ नहीं लिया था, उससे पहले ही अपने माइकल को मार दिया था, लेकिन उसे ड्रग्स की कुछ बूंद में ही बहुत ज्यादा पावर थी, जिसके वजह से आपने मुझे एक लड़की का बंदोबस्त करने के लिए बुलाया था। लेकिन मुझे माफ कर दीजिए बॉस। इससे आगे राघव और कुछ का पता सामने वाला शख्स, जो और कोई नहीं रुद्रांश राठौर था, वह कहता है, ठीक है, अभी तुम जो मेरे लिए काफी लेकर आओ, और हाँ आज का मेरा शेड्यूल भी बता देना। वह इतना कहकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वही राघव दुविधा में फंस गया था, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी बात बतानी थी अपने बॉस को, लेकिन वह जाकर भी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि अगर वह ये बात अपने बॉस को बताता तो उसकी मौत पक्की थी। अपने बॉस को सही सलामत देखकर राघव एक चैन की सांस लेता है और उसे कमरे से चल जाता है काफी लाने के लिए। कुछ देर बाद मुंबई एक बहुत बड़े बिल्डिंग में, जिसमें करीब 50 प्लॉट था, उसे बिल्डिंग के सामने एक बहुत लग्जरियस कार आकर रुकती है। सामने से पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर राघव निकलता है और जल्दी से पिछले वाली सीट का दरवाजा खोलना है। पिछली सीट का दरवाजा जैसे ही खोलता है, सामने से रुद्राक्ष राठौर अपने रूम में उससे बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। इस वक्त उसे पूरी बिल्डिंग में पिन ड्रॉप साइलेंट था, सारे कर्मचारी अपना अपना काम करें। अपने बॉस को आता हुआ देखकर वह लोग डरने लगते हैं, क्योंकि उसके बस एक झटके में ही उनकी नौकरी कब छीन लेंगे उनका भी नहीं पता चलेगा अगर उनसे कोई गलती हुई तो। इसलिए बोल अपना काम अच्छे से कर रहे थे। रुद्रांश वीआईपी फ्लोर पर जाकर अपने कैबिन के अंदर चला जाता है और अपना काम करने लगता है। इस वक्त रुद्राक्ष को कल रात की
बहुत सारी यादें कुछ याद नहीं थी और कल रात जिस लड़की के साथ उसने रात बिताई थी उससे लड़की का चेहरा भी ठीक से याद नहीं आ रहा था, लेकिन वह उसे लड़की को सेक्स वर्कर समझकर उसके बारे में जान पता लगवाना उसको कुछ ठीक नहीं लगता है, इसलिए वह अपने काम पर ध्यान देने लगता है। दरअसल रुद्राक्ष ने कल रात को गलती से ड्रग्स वाला ड्रिंक पी लिया था जिसकी कुछ ही बंदे रुद्रांश को बेकाबू कर रही थी, इसलिए उसने राघव से फोन करके एक लड़की को बुलवाने के लिए कहा था, लेकिन राघव उसे लड़की को उससे कमरे में भेजा तो था। वो लड़की कुछ देर बाद हाय वापस आ गई थी, जिससे इसके बारे में राघव अपने बॉस को बताना चाहता था, लेकिन उसके बस कुछ सुनने और समझने की हालत में ही नहीं थे और रुद्रांश उसको इन सब चीजों में नहीं पड़ना था, इसलिए वह जिस लड़की के साथ रात बिते था उस लड़की को सेक्स वर्कर्स में बेचकर भूल जाता है, इस बात से अनजान कि उसने एक मासूम सी लड़की की जिंदगी खराब कर दी है कहीं ना कहीं। अब आगे ऐप तक 2 दिन बीत गए तो वहीं दूसरी तरफ कथा अपने हॉस्टल के रूम में आराम कर रही थी। आज मिलकर 2 दिन हो गए थे कथा को अपने हॉस्टल रूम में रहे, उसने अपने सारे सामान को अच्छे से सजा रखा था और इन 2 दिनों के बीच में कथा ने इन सबको बुलाने का सोचा था और एक शांति भरी जिंदगी जीने का सोचा था। अब वह सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोच रही थी, इसलिए वह आराम कर रही थी। अब अगले दिन कथा का कॉलेज का पहला दिन होने वाला था, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा नर्वस और एक्साइटेड होना चाहिए, इस बात से अनजान कि अगला दिन उसके लिए एक सुनामी लाने वाला है। वह सुकून से आज रात सो गई थी। अगले दिन इस वक्त सुबह के 9 बजे बज रहे थे और कथा अपने वॉशरूम से तैयार होकर निकलती है। इस वक्त उसने व्हाइट कलर के अनारकली पहने थे, उसके साथ मैचिंग झुमके पहने थे। कथा रेडी होकर अपना करती है, जो मैसेज उसके कमरे के अंदर आया था। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद कथा अपने कॉलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी उससे मायरा का फोन आता है, जो उसको फोन करके हॉस्टल के नीचे आने को कह रही थी। दरअसल मेरा सुबह ही तैयार होकर कथा के हॉस्टल के नीचे खड़ी थी। वह चाहती थी कि वह और कथा एक साथ कॉलेज में जाए। इसके बाद कथा नीचे आती है तो उसे मायरा दिखती है, जो उसका ही इंतजार कर रही थी, लेकिन मायरा के साथ एक और लड़का था उसका बगल में खड़ा। कथा उस लड़के को देख के कंफ्यूज हो जाती है कि उसने आज से पहले उस लड़के को मायरा के साथ नहीं देखा था। तभी कथा मेरा के पास आ जाती है और सवालिया बड़ी नजरों से मेरा को देखते हैं, जिसे समझकर मेरा रहती है, तुम्हें मैंने बताया था ना, एक मेरा ट्विन भाई है आरुष, तो यह मेरे साथ ही इस कॉलेज में इसका भी एडमिशन हुआ है। इसके बाद मायरा कथा को आरुष मिलवाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कथा को एक ऐसा सच पता है चलता है जिसे सुनकर वह हिल जाती है, और अगले एपिसोड में ही सस्पेंस चालू होगा। जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। और दोस्तों एक मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दरअसल रुद्रांश राठौर नहीं, रुद्रांश राजवंश नाम था हीरो का, मैंने गलती से राठौर बोल दिया था और मेरा राजवंश ये राजवंश फैमिली है। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, राजवंश शाह सरनेम। तो अब तक हमने पढ़ा था कि मेरा और कथा का आज कॉलेज का पहला दिन होता है, जिससे वह आरुष को मार से मिलवाती है। अब आगे आरुष मेरा को देखकर उसे है कहता है, जिसके जवाब में कथा अपना सर हमें हिला देती है और वह लोग कॉलेज की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बीच मेरा और कथा बहुत सारी बातें कर रही थी इधर उधर, वही आरुष उनके पीछे पीछे चल रहा था। कॉलेज
कॉलेज पहुंचने के बाद कथा और अमायरा अपना क्लासरूम खोजती हैं और उसके तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जब वह लोग कॉरिडोर के सामने चल रहे थे तो कथा को कुछ महसूस होता है, एक अनजाना सा स्मेल जो उसके होश उड़ाने वाला था। कथा को ये स्मेल जाना पहचाना लग रहा था। तभी कथा को अचानक से एक धुंधली सी आकृति दिखती है जो उस शख्स से मिल रही थी जिसने उसके साथ रात बिताई थी, लेकिन कथा जब ध्यान से उस तरफ देखती है जिस तरफ उससे वो आकृति दिखाई दी थी, तब वो आकृति वहां पर नहीं थी, जिससे वो अपना सिर झटक कर उस चीज पे उतना ध्यान नहीं देती क्योंकि उससे लग रहा था कि ये सब उसका वहम है, और वो अपने क्लास के अंदर आकर अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। उस चेयर के बेंच पे इतना जगह था कि 4 लोग वहां आसानी से बैठ सकते थे, जिस वजह से कथा, मायरा और आरुष एक ही बेंच पर बैठते हैं और आपस में कुछ बात करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में उस क्लास में एक प्रोफेसर की एंट्री होती है जिससे सारे बच्चे अपने अपने सीट पर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर कथा भी अपने सीट पर खड़ी होकर अपना सिर उठाकर देखती है तो चौंक जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब तक जो कथा खुश लग रही थी, अब धीरे धीरे उसके आंखों में नमी आने लगती है। आखिर कौन है वो प्रोफेसर जिससे देखकर कथा का ऐसा हाल हो गया? क्या मायरा जान पाएगी कि कथा इतनी हैरानी में क्यों है? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ दोस्तों। अगर आपको इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो और एक प्यारा सा लाइक भी कर दो, ताकि मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ सकूं। और हाँ, कमेंट में रिव्यू देना मत भूलना।